मित्रों, नमस्कार। आज रचना संसार में आप सुनिए मेरी लिखी कहानी सुरक्षा कवच। रात खाना खाते समय सुमन रिया से बोली, बेटा कल तेरे मोहित मामा आ रहे हैं, कुछ दिन वे हमारे साथ रहेंगे। मोहित मामा? ये कौन है? मैंने तो इनके बारे में सुना ही नहीं। रिया बोली, हाँ बेटा, मोहित मेरे एक चाचा जी के बेटे हैं। अब उन लोगों से संपर्क कम रह गया है, इसीलिए तू उन्हें नहीं जानती है। वे कुछ दिन क्यों रहेंगे हमारे साथ? रिया का प्रश्न था। दरअसल मोहित ने नया जॉब लिया है और उसकी पोस्टिंग इसी शहर में हुई है। हफ्ते 10 दिन यहाँ रहकर वे अपने लिए घर ढूंढ लेंगे। अच्छा, रिया बोली। फिर उसने पूछा, मामा पापा क्या आज देर रात ही आएंगे? नहीं नहीं बेटा, वे तो आज आएंगे ही नहीं। वे अपनी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हैं, 2-3 दिन में लौटेंगे। अच्छा, प्रकट में रिया बोली, पर मन ही मन सोचने लगी कि घर की कितनी ही बातें उसे पता ही नहीं चल पाती हैं। इसलिए नहीं कि उससे कुछ छिपाया जाता है, बल्कि इसलिए कि मम्मी पापा का बहुत कम वक्त उसके साथ गुजरता है। ना तो वह उनकी बहुत सी बातों के बारे में जान पाती है और ना ही वे उसकी बहुत सी बातें, मनोभावों को जान पाते हैं। अब तो रिया बड़ी हो गई है, 8वीं कक्षा की छात्रा है। ज़्यादातर देर रात तक जागती है। इसी से पापा से रात में थोड़ी देर की मुलाकात हो जाती है, वरना जब वह छोटी थी तब तो कई कई दिनों तक पापा से मुलाकात ही नहीं होती थी। रात पापा आते तो वह सो चुकी होती थी और सुबह पापा के उठने के पहले वह स्कूल चली जाती थी। बड़ा कारोबार था पापा का। कपड़ों की बड़ी बड़ी दुकानों की श्रृंखला थी, जो इस शहर के अलावा 3 और शहरों में थी। खाना खाते खाते रिया सुमन से बोली, मामा पापा तो है नहीं, आप आज मेरे पास ही सो जाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू चल अपनी पढ़ाई कर, मैं आ जाऊंगी। दरअसल कल एक बड़ा कार्यक्रम है हमारी संस्था का, जिसमें मुझे स्पीच देनी है। थोड़ी देर उस पर काम करूंगी और फिर मैं आ जाऊंगी। रिया का मन बुझ गया। उसे पता था कि जब तक मम्मी आएंगी या तो वह सो चुकी होगी या फिर वे खुद इतनी थकी होंगी कि लेटते ही सो जाएंगी। रिया चाहती थी मम्मा से खूब खूब बातें करना, अपने फ्रेंड्स की, अपने स्कूल की, पढ़ाई की, शिक्षकों की, पर यह हो ही नहीं पाता था। पापा मम्मी इतने व्यस्त थे कि रिया के साथ फुर्सत से बैठने का वक्त ही नहीं मिल पाता था उन्हें। और इसी के चलते रिया खुद को बहुत अकेला पाती थी। यूँ रिया के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसकी सुख सुविधा की हर चीज़ उसके पास थी। अपना कमरा, अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, अपना टीवी, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छा खाना, सब कुछ था उसके पास। पर कुछ ऐसा था जिसकी कमी के चलते वह खुश नहीं रहती थी। उसके सबसे करीब थीं सुषमा आंटी। आंटी उसकी देखभाल करती थी। रिया के जन्म के साथ ही वह इस घर में आई थी उसे संभालने के लिए। मम्मी कोई जॉब तो नहीं करती थी,
पर बहुत व्यस्त रहती थीं। मम्मी पापा की शादी के 6 वर्ष बाद रिया का जन्म हुआ था। इन 6 वर्षों में मम्मी ने खुद को बहुत से कामों में इतना लगा लिया था कि जब रिया का जन्म हुआ तब वे अपना पूरा समय रिया को दे सकने की स्थिति में नहीं थी। दरअसल पापा अपने बिजनेस और उसके कामों में लगे रहते थे। मम्मी को सारा दिन घर में अकेलापन और खालीपन लगता। काम करने वाले तमाम नौकर थे, सो घर में भी ऐसा कोई काम नहीं होता था। ऐसे में सुमन ने खुद को कहीं कहीं लगाकर व्यस्त कर लिया। पहले उन्होंने 1-2 किटी ज्वाइन की, क्लब्स ज्वाइन किए, स्कूल्स में पढ़ाया भी। धीरे धीरे प्रगति नामक संस्था से जुड़ गईं। यह संस्था उन मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने के काम में लगी हुई थी जो अपना घर गांव छोड़कर शहर में काम करने के लिए आ जाते थे और छोटे छोटे बच्चों को साथ लाते थे जो इधर उधर घूमते रहते थे और गलत कामों में लग जाते थे। निश्चय ही यह एक अच्छा काम था। सुमन इस कार्य में बहुत रुचि ले रही थी और अब तो वह संस्था के पदाधिकारियों में से थी। ऐसे में सुमन के लिए रिया की देखभाल के लिए अधिक समय दे पाना संभव नहीं हो पाता था। उनकी यह जिम्मेदारी सुषमा आंटी ने बखूबी निभाई। सच पूछा जाए तो रिया का पालन पोषण इन्हीं आंटी ने किया। स्वाभाविक था कि रिया का ज़्यादातर समय सुषमा आंटी के साथ बीतता। रिया को वे बहुत प्यार करती थीं और रिया भी उनसे बहुत जुड़ी हुई थी। छोटी थी तो उनके साथ खेलती, उनसे बातें करती और खुश रहती। पर बड़े होने के साथ वह मम्मा को बहुत मिस करने लगी। सुषमा आंटी से उसे वह मानसिक सहारा नहीं मिल पाता था जो उसे सुमन से, अपनी माँ से मिल सकता था। और यह चीज़ उसे बेहद खलती थी। रिया की बेस्ट फ्रेंड थी जूही। अच्छे परिवार की थी। उसकी माँ शिक्षिका थी, पापा बैंक में अधिकारी थे। नौकरी पेशा होते हुए भी उनके पास अपने बच्चों के लिए समय था। जूही की अपनी माँ से अलग ही बॉन्डिंग थी। अपनी हर बात वह उनसे शेयर करती थी। सच पूछो तो वे जूही की सबसे अच्छी दोस्त थीं। किशोर वय की हर बात, हर समस्या, हर जिज्ञासा के बारे में वह उनसे सहज रूप से बात करती थी। कुछ ऐसा ही रिश्ता तो चाहती थी रिया अपनी मम्मा के साथ। अगले दिन रात लगभग 8 बजे मोहित मामा जी घर आए। सुमन ने उन्हें लेने के लिए गाड़ी स्टेशन भेज दी थी और वे घर पर ही थीं। आते ही उन्होंने मम्मी के पैर छुए और मम्मी ने भी उन्हें गले से लगा लिया। उस वक्त रिया वहीं थी। मम्मी ने परिचय कराया, ये रिया तुम्हारी भांजी। अरे इतनी बड़ी हो गई? गोद में थी जब इसे देखा था। हाँ, इधर काफ़ी सालों से मिलना ही नहीं हुआ, फ़ोन पर ही जुड़े रहे हम। तुम्हारी शादी में भी कुछ कारणों से नहीं आ सके थे हम। हाँ याद आया, उसी समय रिया की बुआ की शादी थी। और कैसी है पूनम? मम्मी मामा जी से बातें कर रही थी। रिया श्रोता बनी बैठी थी। दीदी पूनम बढ़िया है। वह शोध कार्य में लगी है, पीएचडी के लिए। शोध प्रबंध की फाइनल राइटिंग चल रही है, सो 1 साल तक वह यहाँ नहीं आ पाएगी। शोध प्रबंध जमा करने के बाद ही वह यहाँ आकर रह सकेगी। रिया बातों से समझ पाई थी पूनम यानी मोहित की पत्नी और उसकी मामी। अच्छा तुम एक प्याला चाय पी लो,
फिर फ्रेश हो लो, तब खाना खाते हैं, सुमन मोहित से बोली। मोहित के लिए सुमन ने ऊपर एक कमरा व्यवस्थित करवा दिया था। साथ खाना खाते रिया ने पाया कि मोहित मामा बेहद हंसमुख और बातूनी थे। अच्छा व्यक्तित्व था उनका। उम्र होगी यही कोई 32-33 वर्ष। खाना खाते समय मम्मी अचानक बोली, मोहित, जब पूनम को अभी नहीं आना है तो यदि तुम चाहो तो फिलहाल यहीं रह लो, घर में जगह की कमी नहीं है। थोड़ी नानुकुर के बाद मोहित तैयार हो गए। हालांकि रिया को मम्मी का यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। बाद में उसने मम्मा से कहा भी, पर वे बोली, तुझे उनसे क्या लेना देना, वह ऊपर रहेंगे और उनका ज़्यादातर समय ऑफिस में बीतेगा। मोहित जब यहाँ रहने लगा तो धीरे धीरे उसकी मौजूदगी रिया को अच्छी लगने लगी। वे 8 बजे निकलते तो रात 9 बजे ही घर लौटते। रात खाने के समय ही सबकी मुलाकात होती। कई बार तो मम्मी पापा के देर से आने पर रिया और मोहित साथ ही खाना खाते। धीरे धीरे दोनों काफ़ी मित्रवत हो गए थे। मोहित रिया की पढ़ाई में, उसके प्रोजेक्ट्स बनाने में काफ़ी मदद कर देता था। रिया को मोहित का साथ अच्छा लगने लगा था। उसके अकेलेपन को मोहित ने एक हद तक कम कर दिया था। मोहित को यहाँ रहते 3 महीने हो रहे थे। पापा से भी उनकी अच्छी बनती थी। हालांकि दोनों का साथ बहुत ही कम होता था। इधर कुछ दिनों से रिया मोहित के व्यवहार में कुछ अलग सी बातें महसूस कर रही थी। कभी वे उसके गाल सहला देते तो कभी हाथों में हाथ ले लेते, कभी उसके पीठ पर हाथ फिरा देते। ऐसा वे कई बार मम्मी पापा के सामने भी करते। मम्मी पापा इसे उनका दुलार समझते, पर मोहित के स्पर्श से रिया के शरीर में सिहरन हो उठती। कई बार मम्मा से उसने यह बताना चाहा, पर संकोचवश कुछ कह नहीं सकी। एक बार जब उन्होंने अकेले में उसे अपनी बाहों में भरकर चूम लिया तो वह घबरा गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रिया को यह लाड़ दुलार वाला प्यार नहीं लगा था। वह वहाँ से हट गई। अपने कमरे में आकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और तब तक नहीं खोला जब तक कि सुषमा आंटी अपने घर से वापस नहीं आ गईं। प्राय रोज ही सुषमा आंटी दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर जाती थीं। 1.5-2 घंटे में वे वापस आ जाती थीं। फिर रात सुमन के घर आ जाने के बाद ही वे अपने घर जाती थीं। इस घटना का जिक्र जब रिया ने मम्मी से किया तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कहा, अरे बेटा, तू उनकी बच्ची जैसी है, हम भी तो तुझे ऐसे ही प्यार करते हैं। नो मम्मा नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट, उसने साफ साफ कहा मम्मा से। अच्छा, मैं देखती हूँ, कहकर मम्मी उस घटना को भूल गई। पर रिया नहीं भूली। हर पल वह सतर्क रहती, उलझन में थी वह। कई बार उसे लगता कि मामा जी ने यूं ही उसे एक बच्ची की तरह प्यार किया था। कभी उसे लगता कि नहीं, उनके स्पर्श में कुछ और था, कुछ अलग था। किससे बात करे, किससे शेयर करे अपनी यह उलझन। माँ तो उसे समझ ही नहीं रही थी। रिया बच्ची थी, मोहित उसका मामा था, शादीशुदा था। ऐसे में माँ मोहित के इस व्यवहार को एक सहज लाड़ के रूप में ही देख पाई थी। पर जल्दी ही सब कुछ साफ हो गया। उस दिन लंच के बाद रिया घर पर अकेली थी। सुषमा आंटी थोड़ी देर के लिए अपने घर चली गई थी। डोरबेल बजी तो रिया ने दरवाज़ा खोला।
सामने मामा जी को खड़ा देख वह आश्चर्य से बोली, मामा जी आप इस वक्त? ऑफिस में आज कुछ ज़्यादा काम नहीं था, सो सोचा घर ही निकल लेता हूँ। कहता हुआ मोहित रिया के कमरे में आ गया। बोला, चलो तुम्हें कुछ पढ़ना हो तो पढ़ा दूँ। नहीं नहीं मामा जी, मैं भी थोड़ा आराम करूँगी, आप भी अपने कमरे में जाकर रेस्ट करिए, सहमी सी रिया ने कहा। अरे तुम इतना डरी सी क्यों हो? कहते हुए मोहित ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो रिया असहज हो आई। वह बोली, मामा जी प्लीज़ आप अपने कमरे में जाइए, अभी मुझे कुछ पढ़ना नहीं है। पर मोहित गया नहीं, वह वहीं बैठ गया। उसने रिया को भी अपने करीब बैठाना चाहा तो घबरा गई वह। क्या करे वह, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में मोहित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमना चाहा तो घबराई रिया उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाती हुई बोली, मामा जी मैं वॉशरूम से आती हूँ। और पलक झपकते रिया ड्राइंग रूम की ओर भागी और बिजली की गति से बाहर निकल दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। तेजी से लॉन पार करती वह गेट पर आ खड़ी हुई। डरी सहमी रिया समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे वह। हर वक्त गेट पर रहने वाला गार्ड भी जाने कहाँ चला गया था। इस समय सड़क से गुजरता हर आदमी उसे एक शिकारी सा नजर आ रहा था। वह कहीं छिप जाना चाह रही थी, पर कहाँ? अगल बगल के घर भी उसे असुरक्षित से महसूस हो रहे थे। गेट पर खड़े खड़े उसे चक्कर सा आ रहा था जब अचानक सामने से सुषमा आंटी आती दिखाई दी। उनके पास आते ही वह उनसे लिपट कर रो पड़ी। क्या हुआ बिटिया, तुम गेट पर क्या कर रही हो? सुषमा आंटी ने पूछा तो रोते रोते रिया ने सारी बात बताई उन्हें। यह सब सुनते ही बिफर पड़ी सुषमा। हम तो पहले ही कहे थे भाभी जी से कि ये आदमी ठीक नहीं है, पर वो हमारी बात नहीं मानी। सुषमा ने तुरंत अपने मोबाइल से सुमन को फ़ोन मिलाया। वे अपनी संस्था के कार्य में व्यस्त थीं, पर सुषमा ने उन्हें रिया की तबीयत अचानक ही बहुत ख़राब हो जाने की बात कहकर तुरंत ही आने को कहा। थोड़ी देर में सुमन आ गई। रिया और सुषमा को बाहर लॉन में खड़ा देख वे हतप्रभ रह गईं। उन्हें देखते ही रिया उनसे लिपट गई और रोते हुए बोली, मामा मुझे बचा लो मामा, मामा जी बहुत गंदे हैं। रिया का पूरा शरीर कांप रहा था, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। सारी बात जानते ही सुमन के तो जैसे होश ही उड़ गए। इतना बड़ा विश्वासघात! और इस बार सुमन ने भूल नहीं की। सब के सब घर के अंदर आए। रिया अभी भी सुमन से लिपटी हुई थी। मोहित अपने कमरे में था। धड़धड़ाती हुई सुमन ऊपर पहुंची। उन्हें देख मोहित सकपका गया। अरे दीदी आप? हाँ मैं। मोहित, मैंने तो तुम्हें अपना भाई समझकर घर में रखा, पर तुम रिश्तों को ही कलंकित कर बैठे। गेट आउट फ्रॉम हियर जस्ट नाउ। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा आया था और आवाज कांप रही थी। पर दीदी मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। अपना बोरिया बस्तर बांधो और दफा हो जाओ यहां से। और गार्ड को बुला सामान सहित मोहित को बाहर कर दिया सुमन ने। फिर बोझिल कदमों से चलती वे रिया के कमरे में आ वहां पड़े सोफे पर ढह सी गईं। डरी हुई रिया उनसे लिपटी हुई थी। सुमन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। उनके मन में विचारों का झंझावात सा आया हुआ था। सदमे में थी वह। क्या होता अगर रिया भी मोहित के साथ उम्र के बहाव में बह गई होती? उन्हें कुछ पता भी न चलता और रिया एक्सप्लॉइट होती रहती, ब्लैकमेल होती रहती।
नाज हो आया उन्हें अपनी बेटी पर। कितनी समझदार थी उनकी बच्ची। आज उन्हें महसूस हो रहा था कि वे रिया को सब कुछ दे रही थीं, पर इस बनने बिगड़ने की उम्र में उसे जो भावनात्मक सहारा, मार्गदर्शन और मानसिक स्तर पर बातों की, भावनाओं की जो शेयरिंग उसे चाहिए थी, कहाँ दे पा रही थी वे। कितनी देर फ्री माइंड से वे उसके पास होती थीं। क्या जानती थी वे कि कब उनकी बेटी के मन में क्या चल रहा है। वो इसके पास होकर भी उसके साथ नहीं होती थी। पर नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अपनी नासमझी पर उन्हें ग्लानि हो रही थी और रिया की समझदारी पर गर्व। नादानी और नासमझी की उम्र में रिया कितनी समझदार थी और वह कितनी नासमझ। माँ की बाहों के घेरे में सिमटी रिया खुद को कितना महफूज पा रही थी, जैसे एक सुरक्षा कवच से घिरी हो वह। पर सुमन जानती थी कि यह इस पल का सच था। रिया उनकी बाहों के घेरे में कैद होकर तो नहीं रहेगी ना। उसे तो उड़ना है खुले आकाश में, जहां गिद्ध दृष्टियों से बचने के लिए उसे अपना सुरक्षा कवच स्वयं ही बनना होगा। वह बनेगी, जरूर बनेगी, उनका दिल कह रहा था। दिल की इस आवाज से उनका बेचैन मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। अपनी बाहों में सिमटी रिया को उन्होंने अपने और करीब कर लिया था, जैसे अपने दिल की बात उसके दिल तक पहुंचा रही हूं। तो यह थी मेरी कहानी सुरक्षा कवच। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।